जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम डेट आ गई है और आप आज आप सभी के एग्ज़ाम शुरू हैं। ठीक है, आज से 1 जून तक जो है सभी के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। तो आपकी एग्ज़ाम डेट से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपका ये सीयूटी की क्लास है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में मूलभूत तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, संगठित सरकार है या संप्रभुता है? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा संप्रभुता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान एवं दर्शन है, यह कथन किस विद्वान का है? तो डॉक्टर E.M. होइट का है या प्रोफेसर S.V. पुंताम्बेकर का है या डॉक्टर बेनी प्रसाद का है या डॉक्टर पुखराज जैन का है? तो यह कथन प्रोफेसर S.V. पुख्ताम्बेकर का है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है नागरिक शास्त्र की सर्वमान्य परिभाषा निम्न में से किस विद्वान ने दी है? तो डॉक्टर E.M. होइट ने, प्रोफेसर लस्की ने, डॉक्टर बेनी प्रसाद या प्रोफेसर S.V. मुक्तेम्बर्ग ने? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर E.M. होइट ने जो है नागरिक शास्त्र की उपयुक्त परिभाषा दी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत वर्तमान समय में कौन सा है? दैवी सिद्धांत है, शक्ति सिद्धांत है, सामाजिक समझौता सिद्धांत है या ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत है? तो राइट आंसर बनेगा ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किस राजनीतिक दार्शनिक का है? प्लेटो का है, अरस्तू का है, सुकरात का है या रूसो का है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तू। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर बनेगा 9 दिसंबर 1946। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान निम्न में से किस देश का है? अमेरिका का है, ब्रिटेन का है, भारत का है या रूस का है? तो विश्व भर में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? 1 वर्ष 12 माह 18 दिन, 2 वर्ष 12 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 11 माह 18 दिन? तो आप सभी को बताना है कि इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारतीय संविधान को तैयार करने में लगा था। अगला है भारत का संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो आप सभी को पता है कि भारत का संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था। तो ये भैया आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को या डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को? तो बताइए भैया इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 1973 में, 1974 में, 1975 में या 1976 में?
तो भारतीय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 1976 में जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप कब प्रस्तुत किया था? 5 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1950 को, या 4 नवंबर 1951 में, या 4 नवंबर 1952 में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बन जाएगा 5 नवंबर 1948 को प्रारूप समिति में प्रारूप को जो है प्रस्तुत किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा किस देश से के संविधान से ली गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली की अवधारणा किस देश से ली गई है? अमेरिका से, आयरलैंड से, ब्रिटेन से, या ऑस्ट्रेलिया से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से जो है संसदीय प्रणाली ली गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकार कहाँ के देश से लिया गया है। पहला कह रहा है पूर्व सोवियत संघ रूस से, दूसरा कह रहा है अमेरिका से, तीसरा कह रहा है ब्रिटेन से, और लास्ट कह रहा है आयरलैंड से। तो मौलिक अधिकार की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसके ऑप्शंस हैं संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, समानता का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। यही जो है मौलिक अधिकार कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन निम्न में से किस वर्ष किया गया था? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में सर्वप्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? 1947 में, 1948 में, 1950 में, या 1951 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1951 में पहला संशोधन संविधान में किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारत के किस राज्य का अपना अलग संविधान है? दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, या जम्मू कश्मीर का? तो जम्मू कश्मीर का जो है एक अलग संविधान है, लेकिन वर्तमान में अब नहीं है। ठीक है, 2014 के बाद से ये जो है हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा निम्न में से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, संसद करता है, प्रधानमंत्री, या सर्वोच्च न्यायालय? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है राजनीतिक संप्रभुसत्ता का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो पहला कह रहा है बोंदा से, फिर दूसरा कह रहा है हास से, तीसरा आइंस्टीन या लॉक से। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लॉक से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में से कौन सा नागरिक का कर्तव्य नहीं है? राज्य के प्रति भक्ति रखना, राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करना, राज्य के प्रति विद्रोह करना, या कानून का पालन करना? तो आप सभी को पता लग गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही जवाब हो जाएगा। राज्य के प्रति विद्रोह करना ये जो है किसी भी नागरिक का कर्तव्य नहीं होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? तो आपको बताना है कि किसने कहा था जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। लॉक ने कहा था, ग्रीन ने कहा था, मिल ने कहा था, या रूसो ने कहा था? तो ये शब्द जो है लॉक के हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारत की संसद किस से मिलकर के बनी है? लोकसभा से, लोकसभा व राज्यसभा से, राज्यसभा व राष्ट्रपति से, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर के भारतीय संसद बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? समानता का, अहिंसा का, स्वतंत्रता का या बंधुत्व का। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अहिंसा का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की पूंजी है। यह कथन निम्न किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और पंडित ठाकुर दास भार्गव का, या लास्ट कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित ठाकुर दास भार्गव के ये कथन है। ठीक है दोस्तों। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो वो है अनुच्छेद 32। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ से हमारा दूसरा सेट स्टार्ट है। 25-25 क्वेश्चन एक सेट में आते हैं। तो आज की क्लास में हम 2 सेट को कवर करेंगे। ठीक है, तो दूसरे सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है संप्रभुता का व्यवस्थित सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? सिसरो ने, बोंदा ने, हास ने या आइंस्टीन ने। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बोंदा ने दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आइंस्टीन ने एक विचार प्रतिपादित किया है। तो इसके ऑप्शंस हैं संप्रभुता स्थायी है, कानूनी संप्रभुता, राज्य संप्रभुता का कुछ भाग समाज को दे सकता है, लास्ट कह रहा है संप्रभुता में राज्य और सरकार सहभागिता करते हैं। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कानूनी संप्रभुता, यही आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है किस पुस्तक में हब्बास ने सामाजिक समझौता का सिद्धांत परिकल्पित किया है? तो ऑप्शन है सामाजिक समझौता, द मार्टन स्टेंट, लेवियाथन और लास्ट कह रहा है द ओरिजिन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी एंड स्टेट। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा लेवियाथन में जो है पुस्तक में बास ने सामाजिक समझौता का सिद्धांत के बारे में बताया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य के एक तो क्या है? प्राकृतिक संस्था है, दैवीय संस्था है, मानव निर्मित संस्था है या क्रांति का परिणाम है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव निर्मित संस्था है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है यदि उदारवाद विवेक पर आधारित सामाजिक संबंधों के पुनः कथन की प्रक्रिया है तो उदारवाद की तार्किक परिणति का सर्वोच्च स्पष्टीकरण है। तो पहला ऑप्शन है समाजवाद का उदय, दूसरा कह रहा है सामाजिक अलगाव, तीसरा कह रहा है साम्यवाद का शक्तिवर्धन और लास्ट कह रहा है लोकतंत्र का सुनिश्चय। ठीक है, तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र का सुनिश्चयन। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। तो आपको बताना है कि एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है कमजोर वर्ग के काफ़ी लोगों का उत्थान करना, दूसरा कह रहा है सभी नागरिकों को जीवन यापन की न्यूनतम सुविधा देना, तीसरा कह रहा है उत्पादन एवं वितरण के सभी साधनों पर नियंत्रण करना और लास्ट कह रहा है शासक वर्ग का कल्याण करना। तो इन सभी में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सभी नागरिकों को जीवन यापन की न्यूनतम सुविधा देना। ठीक है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का साधन नहीं है? जनमत संग्रह, उपक्रम, तीसरा कह रहा है दबाव समूह, चौथा कह रहा है नगर सभाएं।
तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दबाव समूह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है, यह कथन किसका है? तो पहला कह रहा है मुनरो का, दूसरा है डाइसी, तीसरा है आग एवं जिंक का, और लास्ट कह रहा है डी लोक का। तो यह कथन जो है डी लोम का है। ठीक है, डी लोम ने जो है कहा था कि ब्रिटिश सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है यदि संप्रभुता का सारा विचार ही सदैव के लिए समाप्त कर दिया जाए तो राजनीति विज्ञान के प्रति एक बहुत बड़ी सेवा होगी, यह कथन किस विचारक का है? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा लस्की के द्वारा यह कथन कहा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति, संविधान, पार्लियामेंट या मंत्री परिषद? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान के द्वारा संघीय व्यवस्था के शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के लिए जो कारक उत्तरदायी नहीं है वह है। तो पहला कह रहा है इल्बर्ट बिल ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित, दूसरा कह रहा है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, तीसरा कह रहा है पाश्चात्य शिक्षा, और लास्ट कह रहा है आर्थिक शोषण। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा पाश्चात्य शिक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शंस हैं लोकमान्य तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी, तीसरा है ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किया गया है, राष्ट्रीय नेता किनके यह शब्द हैं? वह है, तो बताइए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोखले, तिलक या डॉक्टर रास बिहारी घोष? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा यह जो है कथन कहे गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है सहयोगी संघवाद का अर्थ है राज्यों के बीच सहयोग करना, दूसरा कह रहा है सहकारी संघों का संघ, तीसरा कह रहा है केंद्र द्वारा राज्य को आर्थिक सहायता, और लास्ट कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का कारण था। तो आपको बताना है कि भारत में जो साइमन कमीशन आया था या साइमन आयोग आया था उसके बहिष्कार का क्या कारण था? तो पहला कह रहा है समय से पूर्व नियुक्ति, दूसरा कह रहा है सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, सारे सदस्य अंग्रेज थे, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कि साइमन कमीशन में जो है सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए उसका बहिष्कार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम गोल मेज सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधियों के जिस प्रकार कोई समझौता नहीं हो सका वह था सांप्रदायिक समस्या, प्रांतों में स्वायत्तता, गवर्नर जनरल की विशेष शक्तियाँ, केंद्र में संघीय व्यवस्था। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सांप्रदायिक समस्या। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है जिस मौलिक अधिकार को
आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता वह है, तो पहला कह रहा है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा है आबाद निवास की स्वतंत्रता और लास्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किनके निर्वाचन के लिए किया जाता है? राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री, लोकसभा तथा राज्यसभा, राष्ट्रपति तथा संसद और लास्ट कह रहा है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय संघ सरकार का अध्यक्ष है राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री, दूसरा कह रहा है मंत्रिमंडल, तीसरा कह रहा है प्रधानमंत्री और लास्ट कह रहा है राष्ट्रपति। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संघ सरकार का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक सच्ची संघात्मक प्रणाली का अर्थ क्या है? शक्तिहीन केंद्र व शक्तिशाली राज्य, दूसरा कह रहा है शक्तिशाली केंद्र और शक्तिहीन राज्य, तीसरा कह रहा है एकल न्यायिक व्यवस्था, लास्ट कह रहा है केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन, यही एक सच्ची संघात्मक प्रणाली का अर्थ होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, यह निर्णय किसके द्वारा किया जाता है कि विधेयक विध विधेयक है या नहीं? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा या वित्त मंत्री द्वारा? तो यह जो है निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस अवधि तक मान्य होंगे, वह अवधि है। तो अध्यादेश आपको बताना है कितने अवधि के लिए माना जाता है, 6 सप्ताह के लिए, 6 माह के लिए, 60 दिन के लिए या 1 माह के लिए? तो अध्यादेश 6 माह के लिए माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा बनाया है वह है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि अनुच्छेद 32 को, तो ऑप्शन से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बताइए भैया अनुच्छेद 32 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है ग्रीन के मतानुसार स्वतंत्रता के मार्ग में 3 सबसे बड़ी बाधाएं हैं। पहला कह रहा है धर्म, अनभिज्ञता और दरिद्रता, दूसरा कह रहा है परिवार, सरकार और धर्म, तीसरा कह रहा है अनभिज्ञता, दरिद्रता और नशाखोरी, लास्ट कह रहा है नशाखोरी, चर्च और सरकार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनभिज्ञता, दरिद्रता और नशाखोरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्न विचारकों में किसने प्राकृतिक अधिकारों को मनोवैज्ञानिक रूपक के साथ मिलाया है? लॉक ने, शेक्सपियर ने, ग्रीन ने या बर्क ने? तो इनमें से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्पेसर ने जो है प्राकृतिक अधिकारों को मनोवैज्ञानिक के रूपक के साथ मिलाया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके जो है मोस्ट 50 क्वेश्चन थे जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया उसे भी आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।